हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सासनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 7 जो कि कक्षा 7 के सोशल साइंस का गुप्ता काल के बारे में चैप्टर है। ओके, ये इतिहास का आखिरी चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 8 विल बी ऑन कल्चरल हिस्ट्री। ओके, सो टैग कीजिए सोशल साइंस सुधीर सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्वेश्चन बैंक्स अगर आपको खरीदनी है, क्योंकि अभी क्या सितंबर अक्टूबर का महीना हो गया है, अगर अभी आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे अपनी क्लास की रैंक्स में। तो अगर क्लास में आप टॉप 1, 2, 3 रैंक्स में आना चाहते हैं तो पहले तो सारे वीडियोस यहां पर सीबीएसई विद सुधीर पर देखिए, और उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए, माइंड मैप चाहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर चाहिए, माइंड मैप चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन बैंक्स को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर oswalbooks.com पर खरीदते हैं तो प्लीज एंश्योर you use this discount coupon code so that you get additional discount and save money for your parents. Okay, there are good discounts which can be availed with this particular discount coupon code. शुरुआत करते हैं। तो यहां पर अगर मैं टेक्स्ट की तरफ जाऊं तो एक काफी दिलचस्प कोट है। नीदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट इविल, नॉर इज राइटियसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अलोन। ये थोड़े से भारी भरकम शब्द है तो आपको शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन ए किंगडम, नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरीज। ये कहा गया था कालिदासा द्वारा। नाउ इसमें कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ताकत या कूटनीति यानी कि पॉलिटिक्स, कूटनीति मतलब डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स जो होते हैं इसको कूटनीति कहते हैं। सो सिर्फ ताकत या कूटनीति से बुराई खत्म नहीं होती है। ओके, डिप्लोमेसी मतलब जब आप दूसरे देश के साथ किसी तरह के संबंध बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं, उन सभी को डिप्लोमेसी कहते हैं और ये डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के तहत मानी जाती है। ना ही सिर्फ चापलूसी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी से धर्म टिकता है। राइट, धर्म मतलब जो सही बात करने का तरीका है उसको उसको राइटियसनेस कहा जाएगा। सो किसी भी राज्य को असली ताकत ज्ञान और समझ से ही मिलती है, ऐशो आराम से नहीं मिलती है। ये कालिदासा ने रघुवंशम में कहा था। ओके, तो यहां पर हम कौन कौन से अलग अलग प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे इस पूरे चैप्टर में, जिसको कि हम दो भागों में करेंगे। पहले तो गुप्त कौन थे, गुप्ता एम्पायर के लोग कौन थे, राजा कौन थे, और गुप्त काल में भारतीय इतिहास को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, इसको क्लासिकल एज कहा जाता है, भला क्यों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ इस समय भारत के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था उसके बारे में भी बात करेंगे, और इस दौरान कौन कौन से महान लोग आए और उनकी कहानियां आज भी हमारे लिए क्यों आवश्यक है पढ़ना, इसके बारे में, ये तीन प्रश्नों के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ध्रुव और भविष्य के साथ, जो कि पांड्या किंगडम। पांड्या किंगडम कहाँ है, जल्दी जल्दी बताओ। ये आज के तमिलनाडु में है। राइट, मॉडर्न डे तमिलनाडु में पांड्या किंगडम। चोलास, चेरास एंड पांड्यास, पल्लवास ऑल्सो। सो दे हैड सीन द स्प्लेंडेड मार्केट। तो वहां पर वो वहां के शानदार बाजारों को देख चुके थे, जहाज में थोड़ा सा सफर भी किया था, और कुछ रोमन व्यापारियों से भी मिले थे जो कि मोती खरीद रहे थे। पर्ल्स का मतलब मोती खरीद रहे थे। ओके, नाउ वो इतिहासा जो उनका टाइम मशीन है, राइट, उस टाइम मशीन को, जिसको कि हमने कहा पढ़ा था माय ब्रदर्स बिग इन्वेंशन में भी, राइट। तो वहां पे उस तरह का टाइम मशीन जिससे कि एक चोर गायब हो गया था, लेकिन यहां पर वो इतिहास टाइम मशीन का इस्तेमाल करके किसी और युग में जाना चाहते हैं। वो सोचने लगते हैं कि कैसा होगा वह समय, तब के शहर कैसे रहे होंगे, समाज कैसा रहा होगा, और क्या वो बदल गए होंगे, किस तरह का शासन रहा होगा। तो इस तरह की कई कई सवाल उनके मन में उठ रहे थे। ओके, तो इसलिए वो निकलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें, ये गुप्ता एम्पायर का पूरा साम्राज्य का दृश्य आपको दिखता है। तो दक्षिण में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पल्लवास का राज था, जो कि आज के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का राज है। ये वकाटका किंगडम था, और ये पूरा जो उत्तर और मध्य भारत का जो इलाका था, ये पूरा गुप्ता साम्राज्य के अंदर के तहत आता था। सो भविष्य कहती है कि अरे मेरा तो सर चकरा रहा है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे साम्राज्य हैं, मैं कैसे इन सभी को याद करूंगी। तो कहते हैं कि हम सिर्फ उसको देखते हैं, समझ लेते हैं, याद तो हमेशा से रह जाएगा। तो इतिहास में जाकर वो सीधे पहुंचते हैं कहां पर, मेहरौली, जो कि है दिल्ली में। ओके, इनफैक्ट मेरे एक दोस्त का घर है जिसके घर से सीधा कुतुब मीनार दिखता है मेहरौली में। ओके, सो वहां पर
आज का जो आयरन पिलर है दिल्ली में, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको आज भी दिखेगा। ओके, ये तो ये वहां पर पहुंचते हैं। तो अगर आप यहाँ, ओके मैं आपको बाद में दिखाता हूं, बिकॉज पहले इसमें आपको ये वाला जो है, तो ये आयरन पिलर है। इसको मैंने दूसरी एक चैप्टर में, साइंस की किताब में भी यूज किया था, साइंस के चैप्टर में। तो ये आयरन पिलर है। ये तो ऑफ कोर्स द कुतुब मीनार है। ऑफ कोर्स ये कुतुब मीनार जितना लंबा नहीं है, ये इलस्ट्रेशन में इस तरह से दिखाया गया है। ओके, तो बात करते हैं कि ये आयरन पिलर है जो कि 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अभी भी जंग नहीं लगा है। जिन्होंने भी मेरा वो साइंस का वीडियो देखा है उनको इस बात की जानकारी ऑलरेडी होगी, राइट। तो इससे पता चलता है कि उस समय के जो मेटलर्जिकल स्किल्स थे, यानी कि जो लोहे को इस्तेमाल करने की जो कला थी, उस समय काफी प्रसिद्ध थी, काफी लोग उसमें काफी माहिर थे। भविष्य कहती है 1600 साल और जंग नहीं पकड़ा है। देखते हैं क्या होता है। तो ये है फेमस आयरन पिलर, यानी कि लोहे का स्तंभ। और इस पर क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं सकती हूं। तो हम बात करते हैं टूर गाइड से। तो टूर गाइड उनसे कहता है कि ये 6 टन का जो स्तंभ है, इसको लगाया गया था चंद्रगुप्त टू, जो कि गुप्ता साम्राज्य के एक महान नायक थे, एक महान राजा थे। सो चंद्रगुप्त टू के शासन काल में इसको यहां पर लगाया गया। ओके, लेकिन ये पहले यहां पर नहीं, पहले लगाया गया, लेकिन ये पहले लगाया गया था उदयगिरी केव्स, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद दिल्ली में लाया गया कई सारे सालों के बाद, और इसको डेडिकेट किया गया था महाविष्णु भगवान को। और इसी में राजा की अलग अलग उपलब्धियों के बारे में इस पर इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि द आयरन पिलर रस्ट क्यों नहीं हुआ। इसमें विज्ञान की भी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, और ये मैंने साइंस की इसमें भी सेम स्लाइड का इस्तेमाल किया था, तो एक बार इसको देख लेते हैं। द पिलर इज मेड ऑफ प्योर रॉट आयरन विद वेरी लिटिल सल्फर एंड मैग्नीज which usually make iron rust more easily। तो अगर आपके लोहे में मैग्नीज और सल्फर की मात्रा अधिक है, तो उससे आपका लोहा जल्दी से जंग पकड़ लेगा। लेकिन यहां पर a thin layer of iron hydrogen phosphate formed naturally on its surface. This acts as a protective barrier against moisture and oxygen. So नमी के कारण, राइट, नमी के कारण, हवा के कारण जंग ज्यादा पकड़ता है। लेकिन इसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड फॉस्फेट का एक नेचुरल सरफेस है जो इसकी सुरक्षा करता है जंग के खिलाफ, राइट। सो जंग पकड़ने से इसकी सुरक्षा करता है, इसीलिए 1600 साल के बाद भी ये अभी तक इसने जंग नहीं पकड़ा है, राइट। तो ये आयरन पिलर कुतुब मीनार के पास कैसे है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि ये कुतुब मीनार से तकरीबन 800 साल पुराना है, राइट। ये पहले था उदयगिरी केव्स में मध्य प्रदेश में, और वहां से ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट किया गया। इट कैरीज इंस्क्रिप्शंस बिलीव टू बी अबाउट चंद्रगुप्ता टू, जो मैंने अभी आपको किताब में भी सिखाया, राइट। अब जैसे यहां पर बोलते हैं ना, इनफैक्ट मेरे यहाँ पर बारिश में एक लोहे का जो एक टेबल था, वो उसमें पानी पड़ गया और पूरा जंग पड़ गया। अभी मेरे को पेंट लाकर उसको पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप बारिश के मौसम में साइकिल को आप बाहर कहीं छोड़ देते हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें जंग पड़ जाता है, राइट। लेकिन ये जो पुराना लोहे का स्तंभ है, इतने साल बाद भी आसमान के नीचे, बारिश के नीचे रहने के बावजूद उसने जंग नहीं पकड़ा है। और ये जो मैंने अभी बात कही कि उसमें एक तरह की परत है जिससे कि प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है जंग के खिलाफ, जंग पड़ने से उसको बचाता है। उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी या हवा से एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एक नई शक्ति का उदय, यानी कि ए न्यू पावर एमर्जेस। 3rd century CE में, कॉमन एरा में, द कुशना एम्पायर विच स्प्रेड ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में जो कुशना साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा, और कई सारे नए राज्य उभरने लगे। और इस नए दौर का मुख्य खिलाड़ी गुप्ता वंश या गुप्ता साम्राज्य बना। ओके, सो गुप्तों की शुरुआत को लेकर कई बातें हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये आज के उत्तर प्रदेश, जो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, उसके आसपास के इलाके में छोटे शासकों के तौर पर उभरे। पहले छोटे शासक थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरह से और संगठित किया और ज्यादा
पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली बने, मिलिट्री रूप से भी ज्यादा शक्तिशाली बने। सो धीरे धीरे वो बड़े होते गए और एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में वो बन गए। ओके, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का एक बहुत खास साम्राज्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कई क्षेत्रों में भारत ने काफी तरक्की की। और जैसे मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, काफी बड़े इलाकों में मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत का कुछ इलाका, इसमें पूरे गुप्ता साम्राज्य पूरी तरह से फैला हुआ था। तो इसकी वजह से हम इसको एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इस साम्राज्य के जितने भी शासन काल के दौरान भारत ने काफी इलाकों में, काफी अलग अलग क्षेत्रों में काफी तरक्की की, जिसके बारे में पढ़ना और समझना काफी जरूरी है। ओके, तो यहां पर जो कला, वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्र खूब फूले, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, और उनकी यही विरासत आज भी जिंदा है। तो ये जो लोहे का स्तंभ जो दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, वहां पर एक राजा का नाम बताया जाता है जिसका नाम है चंद्रा, जिसका कि आइडेंटिफिकेशन किया गया है चंद्रगुप्ता 2 के साथ, चंद्रगुप्ता 1 के साथ नहीं, चंद्रगुप्ता मौर्य के साथ नहीं। मौर्य एम्पायर वाले चंद्रगुप्ता के बारे में बात नहीं हो रही है, ये गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्ता 2 की बात हो रही है, राइट। चंद्रगुप्ता 2 का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। इसको जरा याद रखिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, राइट। यही सबसे प्रसिद्ध शासक थे गुप्ता साम्राज्य के। ये महाविष्णु के भक्त थे, और उनका जो गरुड़ वाहन था, उनके इंस्क्रिप्शंस में कई बार देखा भी गया है। आपने देखा कि ये सेकंड है, चंद्रगुप्ता 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनसे पहले उनके दादा का नाम भी चंद्रगुप्ता था, राइट। हमारे आज के कई सारे हिंदू परिवारों में आज भी देखा जाता है कि आपका नाम, पहले लड़के का नाम, पहले जो मेल चाइल्ड होता है उसका नाम उसके दादा पर रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई रियल नेम इज ऑल्सो कृष्णन बिकॉज माई ग्रैंडफादर्स नेम वॉज कृष्णन, राइट। ऑफ कोर्स आई हैव काइंड ऑफ टेकन द मोर मॉडर्न नेम ऑफ सुधीर, लेकिन ऐसा होता है। इनफैक्ट माई कजिन ब्रदर, दैट इज माई फादर्स brother's son, who is also the first son, he has in fact retained his name and is called Krishnamani, right? So you get the name after the father's father, the grandfather. उसी तरह से चंद्रगुप्ता 2 के दादा का नाम चंद्रगुप्ता 1 था, राइट। सो चंद्रगुप्ता 1 ने पहले एक तरह से एक्सपेंशन किया गुप्ता एम्पायर का। वो आज भी उनको माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे सिक्कों को इशू किया और कई सारे एक तरह से गठबंधन किए, अलायंसेस किए, जिसकी वजह से उनको गुप्ता साम्राज्य को और बड़ा करने में उनको काफी सहायता मिली। ये इस तरह के सिक्के उन्होंने इशू किए थे। ये चंद्रगुप्ता 1 है अपनी रानी के साथ, और दूसरी तरफ है एक गॉडेस यानी कि जो माता लक्ष्मी है, उनकी तस्वीर है, क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे और विष्णु की पत्नी मानी जाती है लक्ष्मी देवी। ओके, अब यहां पर एक योद्धा राजा यानी कि द वॉरियर किंग की बात करते हैं। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि प्रयागराज यानी कि जिसका पुराना नाम अलाहाबाद था, उसमें समुद्रगुप्ता की तारीफ की गई है। समुद्रगुप्ता कौन थे? चंद्रगुप्ता 2 के फादर। ओके, मैं आपको यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं जिससे कि आपको मदद मिलेगी। ये है 3 जनरेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो पहले हैं जो ये यहां पर जो आपको दिख रहे हैं, ये है चंद्रगुप्ता 1। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और उन्होंने एक तरह का टाइटल लिया जो कि था महाराजाधिराजा। ओके, वो बोलते ना महाराजाधिराजा पधार रहे हैं, तो वो टाइटल था चंद्रगुप्ता 1 का। उनके पुत्र थे समुद्रगुप्ता, जिनको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के टाइटल से भी जाना जाता है, क्योंकि वो अपने अलग अलग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कला को प्रोत्साहन दिया, संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, साहित्य को भी काफी प्रोत्साहन दिया। सो चंद्रगुप्ता 1 के बेटे थे समुद्रगुप्ता। ये सब आपको जानना जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है। और इनके बेटे थे चंद्रगुप्ता 2, जिनका के नाम उनके दादा पर रखा गया। इन्होंने पूरे साम्राज्य को काफी बढ़ाया, और उन्हीं के दौरान, उन्हीं के शासन काल में गुप्ता गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण एज के रूप में उनको जाना जाता है। तो मैंने इन तीनों का ये इलस्ट्रेशन यहां पर डाल के रखा हुआ है। ओके,
सो चंद्रगुप्ता टू यानी कि जो समुद्रगुप्ता थे, चंद्रगुप्ता टू के फादर और चंद्रगुप्ता वन के सन, तो उनका उनके उनका जो एक इंस्क्रिप्शन है प्रयागराज में, सो द उनके वहां पर कोर्ट पोएट जो हरिसेना थे, उन्होंने ये लिखा है कि जो राजा का जो एक तरह का एम्बिशन था वो था कि धरनी बंधा बनना, यानी कि टू यूनिफाई द अर्थ, यानी कि पूरे पृथ्वी को एक साथ एकत्रित करना, एक साथ इकट्ठा करना, ताकि एक साम्राज्य के रूप में बन सके, क्योंकि काफी एक तरह से टॉल ऑर्डर है। धरनी बंध यानी कि पूरी पृथ्वी को एक करना असंभव है एक तरह से। तो इसी वजह से उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, ओके, कई सारे राजाओं को उन्होंने हराया। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने कई युद्ध लड़े और बहुत से राजाओं को हराया और अपने साम्राज्य को और बड़ा किया। और कई सारे राजा जो हराए गए थे उनको फिर से नियुक्त किया गया, ताकि वो समुद्रगुप्ता को एक तरह से लगान भर सके, एक तरह से वो उनके तहत रह के उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां पर राज कर सके, राइट। और कई सारे थे जो कि डर के मारे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। हरिसेना ने एक और चीज लिखी, और ये सारे इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये हरिसेना द्वारा लिखे गए हैं। सो हरिसेना ने ये भी कहा कि उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कला, साहित्य, व्यापार वगैरह को काफी बढ़ावा दिया, काफी उस पर जोर दिया। समुद्रगुप्ता की एक और बात, खास बात थी, इस पर भी ध्यान दीजिए, ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है, कि वो एक काफी गुणवान वीणा को प्ले करते थे, राइट। इन वन ऑफ द कॉइन्स ही मिंटेड, इनफैक्ट आप यहां पर देखें, ये समुद्रगुप्ता है प्लेइंग द वीणा, ये वीणा है, ओके, ये वीणा को प्ले करते हुए समुद्रगुप्ता का इंस्क्रिप्शन है सिक्कों के ऊपर। और दूसरी तरफ फिर से लक्ष्मी देवी की तस्वीर लगी हुई है। दूसरी एक और बात जिसके बारे में हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा है, कई सारे राजा अश्वमेध यज्ञ भी कराते थे, और अश्वमेध यज्ञ करके उस घोड़े को, सफेद घोड़े को छोड़ देते थे। जिस भी राज्य से वो चल सके, अगर वो राजा युद्ध करता है तो उसको समुद्रगुप्ता या जो भी राजा उसको छोड़ता है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, नहीं तो उसके सामने घुटने टेकने पड़ते थे। तो इसका अर्थ होता था कि वो घोड़े को अपने राज्य से निकलने की अनुमति देता था। तो इसका मतलब वो उस बड़े राजा जिसका घोड़ा भेजा गया था उसके तहत बन गया था। तो इस तरह का एक तरह से प्रचलन था उस समय पर, ओके। ये और भी कई सारे सिक्के हैं, यहां पर अगेन आप देख सकते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़े को छोड़ा गया है उसकी इंस्क्रिप्शन लगाई गई है सिक्कों में, राइट। द रिवर्स डिपिक्ट्स द क्वीन होल्डिंग अ चाउरी, ओके, ये एक और उनकी रानी की तस्वीर है, ओके। सम लिटरेरी सोर्सेज गिव अस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। Some literary sources give us descriptive information about rulers, kingdoms and the people. So कई सारे साहित्यिक सूत्र से हमें ये पता चलता है राजाओं के बारे में, राज्यों के बारे में और लोगों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। जैसे कि विष्णु पुराण हमें साम्राज्य के मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। विष्णु पुराण के अनुसार जो गुप्त वंश थे, यानी कि गंगा के मध्य का इलाका, जिसको कि अनुगंगा कहते हैं, गंगा के मध्य का इलाका, या प्रयाग यानी कि जो आज का इलाहाबाद या प्रयागराज है, साकेता जो कि अयोध्या है, या मगध जो कि अप्रोक्सीमेटली आज का मॉडर्न डे बिहार है, उन सभी इलाकों के बारे में आसपास के सभी क्षेत्रों पे राज करेगा। ये बात बताता है हमारे अलग अलग साहित्यिक सूत्र से। लेकिन अपने सबसे अच्छे समय में गुप्ता साम्राज्य इससे भी बड़े इलाके में फैला हुआ था, यानी कि आज के उत्तरी और पश्चिमी भारत का ज्यादातर हिस्सा, साथ ही मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से। तो इन सभी इलाकों के ऊपर गुप्ता साम्राज्य पूरी तरह से फैला हुआ था, ओके। तो अगर आप ये कल्पना कीजिए कि सैनिकों, हाथियों, घोड़ों, रसोइयों और दूसरे मददगार लोगों को, पूरी की पूरी सेना को, साथ ही उन्हें खिलाने का सामान ले जाने के लिए कितनी मुश्किल होती होगी। साफ है कि सहायक राजाओं को इन सब की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता होगा, कि जो भी अलग अलग राजा हैं जो कि इनके नीचे आ जाते हैं, जो कि इनके सबऑर्डिनेट होते हैं, उनको यह आदेश दिया जाता था कि आपको इन सब की सहायता करनी होगी, ताकि इनके खाने का इंतजाम किया जा सके, ताकि इनके रहने का इंतजाम किया जा सके, ताकि इनके सवारी करने का भी इंतजाम किया जा सके एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाने के लिए। इसके साथ साथ भारत का राजनीतिक नक्शा
के बारे में भी आपको देखना है। ये राजनीतिक नक्शा देख सकते हैं, तो ये पूरा जो ग्रे एरिया में आपको, सॉरी येलो एरिया में जो दिख रहा है, ये पूरी तरह से गुप्ता एम्पायर माना जाता है। यहाँ पर जो इंडेक्स दिया गया है उसमें ये बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा इलाका, यानी कि पूरा उत्तरी इलाका, उत्तरी पश्चिमी इलाका, थोड़ा सा मध्य इलाका, हाफ ऑफ मध्य प्रदेश, मॉडर्न डे मध्य प्रदेश, और उत्तरी भारत का भी इलाका पूरे गुप्ता साम्राज्य के तहत आता था। ओके, अब हम चलते हैं एक यात्री की नजर से गुप्तकालीन समाज की पर एक नजर कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय पर किस तरह की सोसाइटी थी, राइट। ये भी करेंगे, उसके बाद हम पहला वीडियो को पॉज करेंगे। तो जो चाइनीज यात्री थे, जिनका जिनका की नाम था, उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, फाशी एन। ओके, फाशी एन, उन्होंने भारत की यात्रा की 5वीं सदी में, ओके, 5वीं शताब्दी में, और वो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने के लिए, मशहूर भारतीय विद्वानों से सीखने के लिए, और बौद्ध ग्रंथों की जितनी भी अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जिसको कि हिंदी में थोड़ा सा कठिन शब्द है, पंडुलिपियां कहते हैं, ओके, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको इकट्ठा कर रहे थे, उनके ऊपर जो भी लिटरेचर था उसको इकट्ठा कर रहे थे और उसको चीन ले जाना चाहते थे। तो इस लंबी और काफी कठिन यात्रा पर वो निकले, उनका उद्देश्य ये था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फाशी एन का एक्चुअली उद्देश्य क्या था, तो आपको ये लिखना होगा, और इसी उद्देश्य से वो भारत की तरफ आए। लेकिन भारत में जब आए तो उन्होंने कई सारी नई नई चीजें लिखी, देखी, जिसके बारे में उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि ये सब इस तरह का साम्राज्य यहाँ पर भारत में अब है। सो फाशियान ने पूरे भारत में घूमकर यहाँ की संस्कृति, यहाँ के शासन और समाज को देखा, और उन्होंने अपने अनुभवों और बातों को अपनी मातृभूमि के लोगों के लिए, यानी कि चीनी लोगों के लिए, और हमारे लिए भी, क्योंकि अभी हमारे लिए भी एक तरह का ऐतिहासिक स्तोत्र है, उसके लिए वहां पर रिकॉर्ड किया, क्योंकि उनकी यात्रा पुस्तक आज भी मौजूद है, ट्रैवलॉग यानी कि यात्रा पुस्तक। तो उनकी यात्रा पुस्तक में लिखा क्या गया है, ये काफी दिलचस्प है। कहना यह है कि द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, यानी कि लोग यहाँ पर काफी सारे खुश हैं, काफी खुशहाल है। उन्हें घर का रजिस्ट्रेशन कराने या सरकारी अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग राजा की जमीन पर खेती करते हैं, राइट, जो किसान होते हैं या किसानों का काम करते हैं, वे अपने अनाज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में उनको दिया जाता है, राजा को दिया जाता है। राजा के जो गार्ड होते हैं और नौकरों की जो तनख्वाह मिलती है, राइट, द किंग्स गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरी। तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री में काम करते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है। जितने भी शहर हैं वो पूरे के पूरे मिडिल किंगडम में, ओके, यानी कि मध्य भारत, यानी कि जो गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा के जो मैदान है, गैंजेटिक प्लेन्स है, वहां पर सबसे बड़े शहर माने जाते हैं। और यहाँ के लोग काफी अमीर हैं, काफी समृद्ध हैं, काफी वेल्दी एंड प्रॉस्परस, और दयालु और न्यायपूर्ण भी हैं, क्या, यानी कि वो जो भी न्याय बनाए जाते हैं उसको वो मानते हैं। जो वैश्य परिवार हैं, ओके, जो वैश्य यानी कि जो कारोबार करते हैं, जो व्यापारी हैं, राइट, उनके जो मुखिया दान और दवाइयों के लिए घर बनवाते हैं, गरीब, अनाथ और बीमारों की देखभाल की जाती है, और डॉक्टर इलाज करते हैं, और जरूरतमंदों को खाना और दवाइयां भी मिलती हैं। तो शहर में कई अमीर वैश्य बुजुर्ग, ओके, जो कि व्यापारी हैं, या फॉरेन मर्चेंट्स हैं, जो कि दूर अलग देशों से आते हैं, उनके घर काफी सुंदर हैं, और गलियों को भी काफी साफ सुथरा और सुंदर रखा जाता है। तो ये एक तरह का रिकॉर्डिंग किया गया है, जिससे कि हमको अभी आज के तारीख में 2025 में एक तरह का आइडिया मिल जाता है कि ओके, गुप्त साम्राज्य में इस तरह का जीवन, इस तरह का समाज था, इस तरह का एक ऑर्डर था कि अलग अलग लोग क्या क्या करते थे। ओके, अब दूसरी बात यह है कि पाशियान के इन हिस्सों को जब हम पढ़ते हैं, तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये काफी जरूरी सूत्र है, क्योंकि अगर इस तरह का एक ऐतिहासिक अकाउंट हमारे पास नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उस समय पर किस तरह का समाज था, किस तरह का शासन था, किस तरह की युद्ध लड़े गए, किस तरह का अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो उन सब चीजों के बारे में हमें आज भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का काफी अहम भूमिका है। तो इसके बारे में भी आपसे 2 मार्क का
या 3 मार्क का प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस तरह के हिस्टोरिकल इवेंट्स का फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या महत्व है। ओके, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उसने यानी कि उन्होंने फाशियान ने अपनी किताब के दूसरे हिस्सों में चांडालास, ओके, चांडालास का भी वर्णन किया है और उनके साथ होने वाले बुरे बर्ताव के बारे में भी लिखा गया है। चांडालास कौन थे? चांडालास को कहा जाता था आउटकास्ट और वो रहते थे शहर के लिमिट्स के बाहर। ना आउटकास्ट कौन होता है? आउटकास्ट वो होता है जिसको कि एक तरह के समाज से अलग कर बाहर रखा जाता है क्योंकि उसको किसी ना किसी तरह से इंफीरियर माना जाता है, विच इज अगेन नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। पूरे वर्ण प्रणाली में उसको एक तरह से लोअर माना जाता है, तो उसको एक तरह से उसका बहिष्कार नहीं तो एटलीस्ट उसको नॉर्मल समाज या नॉर्मल शहर से बाहर के इलाकों में रखा जाता है। तो उसके बारे में भी लिखा। तो ये एक तरह का नेगेटिव प्रैक्टिस था जो कि कुछ हद तक आज भी प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन उसके बारे में वहां पर फाशियान ने रिकॉर्ड भी किया है। तो जैसे कि हमें फाशियान की यात्रा पुस्तक का हिस्सा हमने अभी पढ़ा, आपको इसकी चर्चा करनी पड़ेगी अपने क्लास में ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बने कि इस तरह के ऐतिहासिक अकाउंट्स का क्या महत्व है। नंबर 1, उन्होंने अपने अकाउंट्स में क्या क्या लिखा ये भी जानना जरूरी है। उनका भारत आने का उद्देश्य क्या था ये भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे ये 3 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। आउटकास्ट की एक डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आपसे शायद हो सकता है आपकी टीचर एक मैप प्रोवाइड करके आपसे ये कहे कि गुप्ता एम्पायर को इसमें मार्क करो, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और यही प्रश्न आपसे मौर्य एम्पायर के बारे में भी पूछा जा सकता है, अशोका के एम्पायर साम्राज्य के बारे में भी पूछा जा सकता है, राइट। कलिंगा आज के कौन से मॉडर्न डे स्टेट में है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जिसके बारे में आपको तैयारी करना जरूरी है। मैं यहां पर अभी पॉज करता हूं, बाकी का चैप्टर दूसरे भाग में करेंगे ताकि ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो ना बने। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आई विल नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।